हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आमनीफाई। सो गाइस, हमने कल की क्लास में पढ़ा था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। याद आया? वेरी गुड। तो एक और बात आपको भी याद करनी पड़ेगी। कौन सी बात याद करनी पड़ेगी? वो ये याद करनी पड़ेगी कि उस एक्ट के तहत, उस एक्ट की वजह से क्या हुआ था, हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कैलकाटा में 1774 में। बट वहां पे एक प्रॉब्लम थी कि जुरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अथॉरिटी कहां कहां तक है ना, ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अच्छा सुप्रीम कोर्ट आपने बना दिया है, लेकिन उसके पास किस चीज की अथॉरिटी है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी की वजह से उस एक्ट में जो डिफेक्ट रह गए थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए हमारा एक अमेंडिंग एक्ट आता है। मतलब उसको अमेंड करने के लिए, उसको बदलने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को सेट आउट करने के लिए, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी ना उस एक्ट में, जो वो नहीं डिफाइन कर पाए थे या भूल गए होंगे, कुछ नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी, बट कुछ चीजें वो उस एक्ट के तहत नहीं कर पाए, प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पंगे पड़ के लड़ाइयां हो गई और उनको उन सारी प्रॉब्लम को सेट करने के लिए, उनके सेटलमेंट करने के लिए द सेटलमेंट एक्ट जो था 1781 का लेके आना पड़ा। अब चाहे तो आप इसको अमेंडिंग एक्ट बोलो, 1781 का अमेंडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि उसी एक्ट को दोबारा से बदला गया था, अमेंड करा गया था, उसी में बदलाव करे गए थे और जो वहां पे इश्यूज थे जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो राइज हो रहे थे, उनको भी सेट करा गया। तो इस एक्ट को आप और क्या बोल सकते हो, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोल सकते हो। तो ये एक्ट क्यों आया था? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब फटाफट से इसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो ये इसके कुछ थोड़े से फीचर्स हैं, बट आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फीचर, लड़ाई किस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी डिफाइन नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन डिफाइन है कि भाई ठीक है इस एरिया में है, इसके ऊपर है, इन लोगों के ऊपर है या नहीं। तो अब वो सारी चीजों की प्रॉब्लम जो थी वो खत्म करी गई। हुआ क्या, एग्जेम्प्ट करा गया किनको, मतलब जो आपके गवर्नर जनरल थे और जो उनकी काउंसिल थी। याद करो, उनके गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 लोग होते थे, तो इन पांचों को, ठीक है, इन पांचों को मिला के बन गई ना गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। इन पांचों को बोला गया भाई आप ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी करो, ठीक है, आप अपनी ऑफिशियल चेयर पे बैठ के कोई भी अगर आप ऑफिशियल एक्शन लेते हो तो सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, वो उसकी जुरिस्डिक्शन से आप लोग क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हो। तो क्या बोला गया कि अगर आप कुछ भी काम करते हो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होता आपको बोलने वाला, खुली छूट है आपको, आपको जो करना है यू पीपल कैन डू दैट आउट। गॉट द पॉइंट? गुड। और चलो ठीक है, समझ में आता है कि गवर्नर जनरल काउंसिल को बोला गया, कुछ है, पोजीशन है, ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ पे तो एक और भी मजाक हो गया। कौन सा मजाक हो गया कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनके ऊपर भी मेहरबान हो गए, ये गवर्नमेंट मेहरबान हो गई, इनके ऊपर भी एक्ट कर दे दिया कि भाई तुम लोग भी क्या हो, तुम लोग भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्टेड हो। अगर तुम लोग कोई भी काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हो, कोई भी अगर ऑफिशियल एक्शन लेते हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकता, आप लोगों को खुली छूट है, जो करना है करो, बट ऑफिशियल कैपेसिटी में रह के। गॉट द पॉइंट? गुड। ओके, समझ में आ गया क्या पढ़ा हमने कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को और कंपनी के सर्वेंट्स को क्या कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। गुड। ओके, अब देखो एक और चीज करी गई कि जो आपके रिवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स है ना, रिवेन्यूज क्या होता है, जो टैक्स आता था, कितना कलेक्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ, या उसको लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो था वो पैदा होता था, अराइज होता था, तो सुप्रीम कोर्ट को बड़े प्यार से, सुप्रीम कोर्ट को बड़े प्यार से उन्होंने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट जी वी आर सॉरी। इन्होंने सॉरी नहीं बोला, इन्होंने बोला, ऑर्डर दिया कि रिवेन्यू मैटर्स को भी हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, आपकी इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। You do not have any jurisdiction upon the revenue matters। तो इनको ये बात भी बोल दी गई। कितनी अच्छी बातें हो रही है ना, अच्छी हो रही है। सोच लो, बुरा हाल हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जो आज इतनी एक जिस अथॉरिटी को सब फॉलो अप करते हैं और उसका क्या जो है उसके हालात यहाँ पे किए जा रहे हैं। गुड। ओके ओके जी, कहाँ पे थे हम? तो मैंने क्या बताया कि जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स होंगे, कुछ कलेक्शन को लेकर जो भी मैटर्स होंगे,
सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है उन मामलों में दखल अंदाजी करने की। समझ में आया? ठीक है, दो फीचर्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, अगला फीचर देखो। अब ठीक है, आप बोल रहे हो भाई कि हमें काउंसिल और जर्नल गवर्नर जनरल के काउंसिल को भी कुछ नहीं बोलना, कंपनी के सर्वेंट को कुछ नहीं बोलना, तो सुप्रीम कोर्ट बनाया है तो किसके लिए बनाया है? कुछ तो अथॉरिटी दे दो, थोड़ी शर्म करो, कुछ अथॉरिटी दे दो। तो ठीक है, इनको शर्म आ गई। ठीक है, इनको शर्म आ गई तो इन्होंने क्या करा, देखो सीरियस मत लेना, ये सिर्फ आप लोगों को कि एक फन के वे में याद हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग ऐसे ऐसे करके। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट को अब बोला गया कि ठीक है जी, आपको हम लोग जुरिस्डिक्शन देते हैं, बट इतने मेहरबानी होंगे ये लोग, कुछ बट तो लगाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला लेकिन जुरिस्डिक्शन हम देते हैं, बट ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, सिर्फ कैलकाटा के जो वासी हैं उनके ऊपर ही आपकी क्या चलेगी? अथॉरिटी चलेगी, और आपकी अथॉरिटी नहीं चलेगी। देखो, उस बेचारे ने अथॉरिटी मांगी, उन्होंने अथॉरिटी दे दी, लेकिन ये अपनी पावर भी तो दिखाएंगे ना, तो उन्होंने अथॉरिटी दी बट दे के भी नहीं दी। तो कुछ ऐसा किसके साथ में हुआ? हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ में हो गया। ओके, और इन्होंने एक और बात बोली, जो मतलब क्राउन था जिन्होंने रूल भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक और बात बोली। इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को दैट इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, अब अगर कोई इनहैबिटेंट्स में बहुत सारे हिंदू होंगे, बहुत सारे मुस्लिम होंगे, और भी रिलीजन होंगे, तो बोला गया कि उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से उनको एडमिनिस्टर करो। देखो मैं समझाती हूँ। अगर कोई हिंदू का केस आया, ठीक है, तो उनके लॉ मतलब उनका कुछ भी जो फैसला करो, किसी भी चीज का, डिवोर्स का, मैरिज का, सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का, कुछ भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो उनके जो हिंदू लॉज हैं उनके हिसाब से आपको करना है। अगर कोई मुस्लिम है तो उनके मोहम्मदियन लॉज होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको उनको एडमिनिस्टर करना है। तो क्या करना है, जो डिफेंडेंट है उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को अब क्या करना पड़ेगा? एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट आपको? ओके, वेरी गुड, इसको समझ में आ गया। अगला फीचर ये है, देखो एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी कुछ प्रोविजनल क्या होते हैं? कोर्ट होते थे। ठीक है, तो बोला गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, इनमें अगर कोई अपील करनी है, देखो हमने कोई केस चल रहा है, अब उसके रिगार्डिंग अगर कोई अपील करनी है, किसी को अपील करनी है, अब होता क्या है, अगर इस कोर्ट से आप खुश नहीं हो तो आप आगे बढ़ जाते हो, ऊपर के लेवल पे अपील कर देते हो, यही होता है ना। तो जो ये प्रोविंशियल कोर्ट से, आई डोंट नो, टंग ट्विस्टर बहुत होती है, पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। तो जो ये प्रोविंशियल कोर्ट थे, इनको लेके अगर आपको कोई अपील करनी है, आप नहीं खुश हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। देखो क्या मजाक हो रहा है, आप कहाँ जाएं? आप खुश नहीं हो उनके कुछ फैसले से, है ना, अपील करनी है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट इज क्राइंग तभी रो रहा है बेचारा, कुछ पावर्स ही नहीं दे रहे हैं उसको, दे भी रहे हैं तो उससे लिमिटेड वे में दे रहे हैं। अब ये तो बड़ी बेइज्जती होगी इसकी सुप्रीम कोर्ट की। बट किसको दे दी? अब किसको दे दी? गवर्नर जनरल एंड उसके काउंसिल को बोल दिया कि आप इनके पास जाओगे, कुड बी टेकन टू दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल। समझ में आ गया? अगर आपको प्रोविंशियल कोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई अपील करनी है तो आप किसके पास जाके करोगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, नॉट सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो अमेंडिंग एक्ट आया था, जहाँ जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, क्या उसने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाके आप अपील करोगे रिगार्डिंग दी प्रोविंशियल कोर्ट्स? तो नहीं है, किसके पास करोगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाके करोगे। समझ में आया? अब इनको देखो सर पे चढ़ा रहे हैं, इनको प्रॉपरली सर पे चढ़ा रहे हैं। कैसे चढ़ा रहे हैं? इनको पहले तो एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी से, दायरे से, सही बोल रही हूँ मैंने, कल दरिया दायरा कुछ ऐसे कुछ बोल दे, दायरा है ना, दायरा वर्ड होता है, तो उससे आप लोग बाहर हो। ठीक है जी, वेरी गुड गुड, चलो यहाँ तक सही था। फिर इनको ये बोल दिया कि अब आपके पास ही अपील जाएंगी जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के रिगार्डिंग आएंगी। चलो थोड़ा सा और मान लेते हैं कि इतना मेहरबान हो रहे हैं, गुड गुड गुड। बट इनको एक और पावर दे दी कि इनको और ज्यादा एम्पावर्ड कर दिया गया, क्या बोल के, दैट यू पीपल हैव द अथॉरिटी, ठीक है, यू पीपल हैव द राइट
to frame regulations for provincial courts and the council. वहां पे कैसे काम होगा, कैसे सब कुछ चलेगा, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, जो भी होगा वो सब कुछ who will decide? गवर्नर, जनरल एंड काउंसिल, ये पांचों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि अच्छा अब इसमें ये वाला रूल चलेगा, इस चीज में ये वाला रूल चलेगा, काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। सुप्रीम कोर्ट हैज कुछ भी नहीं, उसके पास पावर ही नहीं है हैज नो पावर। ओके, सेंटेंस पूरा कर देती हूँ। गुड, तो एक बार रिवाइज करें फटाफट से कौन कौन से फीचर्स थे। तो पहला फीचर था कि एग्जेम्प्ट कर दिया गया, देखो ई वाले एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे करके आप याद कर सकते हो। मेरे पीछे बोलोगे ना, देखो स्टोरी से कनेक्ट करोगे तो अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। कल के एक्ट में क्या था कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसको क्या कर दिया गया, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और असिस्ट करने के लिए 4 लोग उसको और दे दिए गए, और जो नीचे गवर्नर थे मद्रास और बॉम्बे और मद्रास के, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया। तो साफ साफ दिखता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रख दी गई है, नींव रख दी गई है और इस बॉडी को बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब दोबारा एक्ट आया, इसको और पावर दे दी, इसको और पावर दे दी कि ठीक है जी, आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हो, ठीक है, आपके पास ही अपील आएंगी और आपके पास ही अथॉरिटी है। जब अपील ही आपके पास आ रही है तो अथॉरिटी भी तो आपको ही देंगे हम, क्या बनाने की, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने की। समझ में आया। और रिवेन्यू मैटर से रिलेटेड भी क्या कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट को बोल दे यू हैव नो अथॉरिटी ऑन रिवेन्यू मैटर्स, ठीक है। और जो भी कलकत्ता के इनहैबिटेंट्स थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को क्या दे दी गई, जुरिस्डिक्शन दे दी गई, अथॉरिटी दे दी गई, पावर दे दी गई, कंट्रोल दे दिया गया। बट उनको भी बोला कि आपको इनको एडमिनिस्टर करना है इनके पर्सनल लॉ के हिसाब से। ओके, समझ में आया। तो ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नए एक्ट के साथ में, तब तक इनको रिवाइज करो। और अगर आपको लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाने हैं, खुद के पर्सनल नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जितना मैं बोर्ड पे लिखती हूँ ना, इसको रोज साथ के साथ लिखो। साथ के साथ लिखोगे तो एकदम से प्रेशराइज नहीं होगे, प्रेशर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और बड़े आराम से आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, आराम से आप फाइनल रिविजन जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसको बंद करते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, जैसे ही हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज में हम लोग सिर्फ यूपीएससी सीएससी नहीं करेंगे, हम सीएपीएफ करेंगे, ओके, सीडीएस करेंगे, जियो साइंटिस्ट के होते हैं, एनडीए के पेपर्स होते हैं, कुछ पीसीएस वगैरह के भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारी पॉलिटी से कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम होते हैं। अब देखो, अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो तो आप अपनी स्टेट के वनडे एग्जामिनेशंस को भी टारगेट कर सकते हो। वहां पे बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं, वहां पे सीधा आपसे फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अगर बहुत अच्छे से करते हो, बड़ी फैक्चुअल चीजों को भी याद करते हो और कॉन्सेप्ट को भी समझते हो, तो ये दोनों तरह से आपकी हेल्प करेगा। वनडे एग्जामिनेशन तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। एंड दूसरा, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है कि वो स्टेटमेंट दे रहा है और पूछता है कि बताओ ये स्टेटमेंट है तो क्या जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो सही है, इसे मिल रही है नहीं मिल रही है। 2 स्टेटमेंट दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। 1 करेक्ट है तो सेकंड उसकी सही एक्सप्लेनेशन है, सेकंड करेक्ट है बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट की। तो ऐसे करना है, मतलब ऐसे यूपीएससी करने लगा है, तो आपको हर एक चीज जो है वो करनी पड़ेगी। यू पीपल कांट इग्नोर द फैक्चुअल थिंग्स। समझ में आया। तो कोई बात नहीं, इतना लंबा लेक्चर मुझे नहीं देना था, वैसे हो गया गलती से, आई डोंट नो व्हाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी से ना अच्छी सी फाउंडेशन बिल्डअप कर लो, ताकि कल को आपको बार बार जो है ना ये ना हो कि भाई पॉलिटी से क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए। अगर पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके 13 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो। तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट 13 अगर करेक्ट नहीं होंगे ना, देन आई एम रियली सॉरी, आप वही रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि सब बच्चों के ये वाले क्वेश्चन 13 तो कम से कम भी सबके सीरियस एस्पायरेंट के क्या होंगे, करेक्ट होंगे। सो दिस इज माय छोटी सी एडवाइस। ठीक है, आपकी मर्जी है, सबको करना है, बट कोई बात नहीं, आप डरो मत। तो बंद करते हैं, छोटे छोटे बहुत हो गया। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नए एक्ट के साथ में, तब तक पढ़ लो अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट।